नमस्कार साथियों, आज लोकसभा चुनाव 2024 के द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार बंद हो गया। 26 तारीख को मतदान होना है। अब राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनाव प्रचार के माध्यम से जनता के बीच अपनी पैठ बनाई है, सिर्फ उसका जोड़ घटाना बाकी के बचे दिनों में राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के द्वारा किया जाएगा। ऐसे में आज हम चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव के द्वितीय चरण के अंतिम दिन तक के पूरे जो चुनाव प्रचार राजनीतिक चुनावी घटनाक्रम रहा है, उसको हम बिंदुवार तरीके से विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी, हमारे साथ हैं एनसीआर खबर के संपादक आशु भटनागर जी। तो नमस्कार, आपका स्वागत है सर। आज हम चुनाव की घोषणा से लेकर द्वितीय चरण के चुनाव के अंतिम दिन तक के घटनाक्रम को बिंदुवार तरीके से तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करेंगे और हम कोशिश करेंगे यह जानने का कि कौन सा दल किस मुद्दे पर भारी है और कौन सा मुद्दा किस दल के लिए चिंता का सबब बन सकता है। तो पहले मैं राजेश जी आपके पास आता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो चुनाव की घोषणा से लेकर आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक की सक्रियता को लेकर आप हमें बताएं कि बीजेपी कहां खड़ी है, समाजवादी पार्टी कहां है और बहुजन समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है। मैं आपको बता दूं, यहां पर हमने 3 दलों को लिया है जो कि मुख्य रूप से यही तीनों दल राजनीतिक चुनावी प्रक्रिया में आपस में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज बताइएगा। पहले मैं ये जान लूं कि हम किस लोकसभा सीट के लिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों में 88 सीटों पर वोट 26 अप्रैल को डाले जाएंगे और इनमें ये 89 सीटों पर होना था, लेकिन एक सीट बैतूल मध्य प्रदेश में प्रत्याशी की असमय मृत्यु के कारण वह चुनाव निरस्त हो गया है, स्थगित हो गया है। जहां तक लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर की बात है, तो हम लोग एक ऐसी सीट की चर्चा कर रहे हैं जो देश की सबसे हॉट सीटों में से एक, कि केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की हॉट सीट्स में से एक है, क्योंकि ये दिल्ली से बिल्कुल लगी हुई सीट है और इस पर यहाँ का सांसद काफी महत्व रखता है और मुझे बड़ा आश्चर्य और अफसोस होता है कि इतनी महत्वपूर्ण सीट के लिए भाजपा में टिकट को लेकर कयास थे, लेकिन ये बात लगभग तय थी कि टिकट किसको मिलेगा। अंतिम समय में टिकट किसी और को भी दिया जा सकता था, कोई और राजनीतिक कारण बन सकता था, लेकिन सभी को ये पता था कि टिकट के जो सबसे बड़े दावेदार हैं वो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर महेश साहब। तो उन्हीं को पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया और बाकी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, यहाँ चुनाव प्रक्रिया मुझे जैसा ध्यान पड़ता है शायद 26 मार्च से शुरू हुई थी और 8 अप्रैल को अंतिम तौर पर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी कि कौन प्रत्याशी अब मैदान में रह गए। तो यदि हम उन 12-13 दिनों को भी जोड़ें तब ये चुनाव लगभग 31 दिन का हो जाता है और यदि हम उन 12-13 दिनों को होज-पोज मान लें कि उस समय प्रत्याशी ही तय नहीं थे, तो इसलिए इस चुनाव को 18 दिन में ये चुनाव प्रचार चला। तो हम बाकी के 13 दिनों को छोड़ देते हैं, हम इन 18 दिनों की बात करते हैं। वैसे वो दिन बहुत महत्वपूर्ण थे जब दूसरी बसपा और सपा, जो दोनों इस प्रदेश में कई बार सत्ता में रही हैं और पिछले 2 टर्म में दोनों ही पार्टियां एक टर्म में 2007 से 2012 तक बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार में रही है और 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। इसके बावजूद उनके द्वारा इस सीट पर प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे। अंतिम
दिनों में, जब नॉमिनेशन के अंतिम दिन रह गए थे, तब जाकर उनके प्रत्याशी घोषित हुए। और ये दोनों प्रत्याशी जनता के लिए अनजान। बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी सिकंदराबाद से विधायक रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में उन्हें गौतम बुद्ध नगर की जनता जो है वो नहीं जानती। इसी प्रकार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर कभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे थे, वहां से वो समाजवादी पार्टी में आ गए थे। उनकी कोई पहचान क्षेत्र में किसी कद्दावर नेता या किसी सक्रिय नेता के तौर पर नहीं है। वो अपना अस्पताल उनका गाजियाबाद में है, ज्यादा समय वो वहीं बिताते हैं, इसलिए गौतम बुद्ध नगर में इन दोनों प्रत्याशियों की पहचान नहीं थी। तो उन्हें टिकट दिया गया। उसके बाद 8 अप्रैल के बाद यहाँ चुनाव प्रचार शुरू हुआ और मैंने ये महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने गुर्जर बिरादरी के गांवों और उसमें भी ये चीजें हम थोड़ा रखेंगे। आप जरा मुझे ये बताइए कि अगर मैं इन तीनों प्रत्याशियों को लूं तो तीनों प्रत्याशियों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सक्रियता किस रूप में देखते हैं आप? थोड़ा मैं वही बता रहा था कि सपा और बसपा दोनों के प्रत्याशी नोएडा, ग्रेटर नोएडा इस लोकसभा क्षेत्र के बड़े और विकसित क्षेत्र हैं। वहां पर उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दी। नहीं देती। ठीक, आशु जी, अब मैं आपकी तरफ आता हूं और आप एक शॉर्ट नोट रखते हुए मुझे ये बताइएगा कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा जो कि मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी इन क्षेत्रों में कितनी किस रूप में सक्रियता दिखाई देती है? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, अगर देखा जाए तो डॉक्टर महेश शर्मा की सक्रियता चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव से 2 साल पहले से लगातार इस क्षेत्र में, चुनाव से वो 2 साल पहले से अपनी चुनावी तैयारी को उन्होंने अपना सांसद आपके द्वार और इस तरीके से लगातार गांव-गांव, शहर-शहर, सोसाइटी-सोसाइटी शुरू कर दिया था। जबकि जो बाकी पार्टियां हैं, उनके पास इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसा प्लान नहीं था कि उन्हें करना क्या। दूसरी बात यह है, ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगह डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट 2 मार्च को, जहां तक मुझे याद है, फाइनल हो गया था। तो ऐसे में डॉक्टर महेश शर्मा के पास इन प्रत्याशियों के मुकाबले पहले से ही 1 महीना ज्यादा समय रहा। संसाधन के तौर पर भी डॉक्टर महेश शर्मा के सामने ये दोनों प्रत्याशी कहीं नहीं टिकते हैं। और पार्टी के तंत्र के तौर पर अगर हम तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, जो उसकी पूरी की पूरी एक तंत्र पे हम आएंगे, उसको एक अलग सेगमेंट रखा है, तो मैं उसी पर मैं जी एक मिनट, इसको आगे लेंगे, आगे अगले चरण उसमें ले। इसी पर मैं यदि मैं अपनी राय रखूं तो मैं यह राजेश जी से और आशु जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी उसमें डॉक्टर महेश शर्मा का नाम था। हालांकि टिकट को लेकर के मारामारी थी और बहुत प्रयास किए लोगों ने, पार्टी के अंदर के टिकट महेश शर्मा का कटे और दूसरों मिले, लेकिन पहली सूची में पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा का नाम अनाउंस किया, जिसका लाभ डॉक्टर महेश शर्मा को मिला। और डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा अनौपचारिक रूप से तो चुनाव से काफी समय पहले से ही जनसंपर्क और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार शुरू कर दिए थे, लेकिन औपचारिक रूप से जैसे ही टिकट की घोषणा होती है इसका लाभ उन्हें मिलता है और वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने विरोधी जो दल है उनके उम्मीदवारों की अपेक्षा एज लेने में सफल रहते हैं। यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैंने महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को बहुत, पहली बात तो देर से उनका टिकट हुआ और टिकट होने के बाद भी जो पार्टी के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति रही, टिकट को लेकर के टिकट काटा गया, टिकट वापिस हुआ, इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। इसका नुकसान पार्टी को रहा। हालांकि पार्टी के द्वारा इसके डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास किए गए, फिर भी शहरी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी उस स्तर तक लोगों के बीच पहुंच नहीं बना सकी है, जिसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। यदि हम बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी जी की बात करें तो राजेंद्र सिंह सोलंकी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सक्रिय दिखाई दिए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में उनकी पकड़
लगभग ना के बराबर है। इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उसका प्रमाण है एनसीआर खबर को दिए गए इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह सोलंकी ने स्वीकार किया है कि मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र में मेरी उस तरह से पहुंच नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति के दूसरे तर्क भी दिए। तो यदि हम क्षेत्रीय सक्रियता की बात करें तो यहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, मैं क्षमा चाहता हूँ, डॉक्टर महेश शर्मा अपने दो प्रतिद्वंदी यानी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर और राजेंद्र सिंह सोलंकी पर भारी दिखाई देते हैं।